स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स, बजट अभी पेश किया गया, इंटरिम बजट फॉर द ईयर 2024। और इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम इस साल के जो इंटरिम बजट है 2024 का जो बजट पेश किया गया है उसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या प्रपोजल्स हैं, वो जानना ज़रूरी है। Thus, in this video, we will take a look at the 7 most important outcomes from the interim budget 2024 from the environmental lens. My name is Bhuvan Apurva Jha और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, you can do so on my Telegram and Instagram channels that go by the name of Bhuvan Study IQ. और अगर कोई डाउट हो long form, तो you go ahead and reach out to me on my email ID bhuvan.jha@studyiq.com. Right, now let's get started. 2023 फॉर द फर्स्ट टाइम एवर यू हैड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक ग्रीन बजट का एक सेंस लेके आया, और उसी कंटिन्यूएशन में साल 2024 का जो इंटरिम बजट है, आप देखेंगे कि उसी थॉट को कंटिन्यू करते हुए इंडिया का नेट जीरो ट्रांजिशन बाय 2070 के लिए बहुत सारे स्टेप्स प्रपोज किया गया है। ठीक है, तो उनको हम समझते हैं वन बाय वन। जैसे मैंने कहा, 7 इंपॉर्टेंट आउटकम्स concisely, briefly, succinctly समझेंगे। Right? Let's get started. So the first outcome that first I want to show before you is the entire expanse of it. कि आखिरकार क्या क्या मेंशन किया गया है। ठीक है, एक नजर डालते हैं, फिर इंडिविजुअली हम सबको समझते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर विंड एनर्जी। व्हाट इज वायबिलिटी गैप फंडिंग? विंड एनर्जी क्यों इंपॉर्टेंट है, हम समझेंगे। आफ्टर दैट यू विल सी सेटिंग अप ऑफ कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफैक्शन कैपेसिटी। ठीक है, दो स्पेसिफिक टर्म्स हैं, कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफैक्शन। तो भारत सरकार इस दिशा में भी काम करेगा, हम समझेंगे क्या होते हैं ये। थर्डली हम देखेंगे कैसे मैंडेटरी ब्लेंडिंग ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस PNG और मोर इंपॉर्टेंटली कंप्रेस्ड बायोगैस, वो कैसे अब भारत सरकार की नजर में आ गया है एक प्रायोरिटी एरिया बनके। This is also one of the steps that was proposed in this year's interim budget. Right? और साथ ही साथ हम देखेंगे कि सोलर रूफटॉप सोलराइजेशन जिसे हम कह रहे हैं, एक मैसिव थ्रस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक पहल की जा रही है कि हमारे रूफटॉप्स को हम यूज करें सोलर एनर्जी के लिए। This has also been proposed in this year's interim budget. साथ ही साथ आप देखेंगे ई बसेस के प्रावधान को लेके भी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। तो अब टोटलिटी में आप समझ सकते हैं कि एक ट्रांजिशन हम कर रहे हैं फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बेस्ड सिस्टम्स टू से रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स, जो कि अगर आप न्यूज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, एनवायरनमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको पता होगा कि COP 28 में ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स बना रहा था एक बहुत अहम मुद्दा। एंड दस स्ट्रेट अवे आप देख सकते हैं कि COP 28 जो पिछले साल 2023 में दैट वाज हेल्ड इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और इसी साल 2024 में कैसे भारत सरकार स्टेप्स ले रही है टू मेक श्योर कि उसके कमिटमेंट्स फुलफिल कर सके। फॉर एग्जांपल, भारत सरकार का एक कमिटमेंट है कि वी विल गो नेट जीरो बाय द ईयर 2070। नेट जीरो अर्थात कार्बन एमिटेड इक्वल्स टू कार्बन कैप्चर्ड और सिक्वेस्टर्ड, करेक्ट, कार्बन रिड्यूस्ड। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट्स। तो हम समझते हैं एक एक करके, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, संक्षिप्त में समझेंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ वायबिलिटी गैप फंडिंग। इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करेगा। अब वायबिलिटी गैप का मतलब क्या है कि आपको जितने पैसे चाहिए, जो कम पड़ रहा है वो भारत सरकार आपको देगा। दैट इज टू मेक श्योर दैट योर प्रोजेक्ट्स आर ल्यूक्रेटिव, दे मेक कमर्शियल सेंस। एंड ऑफ द डे सिर्फ से मोरालिटी से या एक टारगेट बेस से आप कहीं नहीं पहुंच सकते। Everything has to be seen from the level of and the lens of finance. Revenue generating model होना चाहिए, करेक्ट। इसलिए आप देख रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए भारत सरकार हैज सेड कि जो सारे प्रोजेक्ट्स को पैसों की कमी होगी उनको हम वायबिलिटी गैप फंडिंग करेंगे, स्पेसिफिकली फॉर दोज प्रोजेक्ट्स जो ऑफशोर विंड एनर्जी में यूज किए जाते हैं, फॉर द कैपेसिटी ऑफ अप टू 1 गीगावाट। इसका मीनिंग क्या है? दैट द गवर्नमेंट इज इंसेंटिवाइजिंग those particular systems, that architecture, that ecosystem that is related to the
रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ द कंट्री, तब भी तो जाके आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक अच्छा मॉडल तैयार कर पाएंगे। करेक्ट? काफी दफा क्या होता है, पैसों की कमी होती है। तो दिस इज वेयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्लेड सपोर्ट कि हाँ भाई, हम ऑफशोर विंड एनर्जी के लिए अप टू 1 गीगावाट वी विल प्रोवाइड यू मनी। पर ऑफशोर विंड एनर्जी आफ्टर ऑल होता क्या है? सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट इन अ वेरी ब्रीफ मैनर, दैट दोज प्रोसेसेस जहां से कि आप winds flowing around the water bodies को यूज कर सकते हैं to generate energy. For example, wind energy. Correct? That you have say around the coasts of India. Land breeze, sea breeze हमारा continuous flow of air होता है। अगर हम इस continuous flow of air को harness कर सके, क्योंकि आप predict कर सकते हो land breeze कब flow करेगा, sea breeze कब flow करेगा, geography के बहुत minor concepts हैं। तो thus you find that viability gap funding is pledged for those projects that will use this continuous flow of winds in and around my coastal areas, around water bodies to produce energy. Correct? Which means आप renewable energy को बढ़ावा दे रहे हो। ये था outcome number 1. Now let's look at outcome number 2. The concept of coal gasification and liquefaction. Now इसको लेके काफी सारा टेंशन रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में, तो we'll try and break it down in the simplest manner possible. Okay, what is coal gasification exactly? It's the partial oxidization of coal with air, oxygen, steam, carbon dioxide, और उसके अंतर्गत आपको मिलता है फ्यूल गैस। ओके, अब क्या होता है, फ्यूल गैस मिल गया, so what happens next? Okay, let's try and break it down. So you have your fuel gas that has been formed. Okay, आपने partial oxidization किया, फ्यूल गैस मुझे मिल चुका है। Correct? Now, after this fuel gas has been formed, okay, you go ahead and cool it. इसको हम cool करेंगे थोड़ा सा। Correct? Now, in the process of that cooling, क्या हो रहा है? You are going to have steam that is getting produced. Yes or no, friends? आप देखिए। Correct? And thus, ये जो cleaning हुआ, आप clean करेंगे अपने फ्यूल को और उसके बाद आप टरबाइन में यूज करेंगे। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? So coal gasification is essentially this process itself. और coal liquefaction आखिरकार क्या है? Coal liquefaction सिंपल मामले में अगर समझें, coal liquefaction वो प्रोसेस है जिससे कि आप चाहे तो आप नोट भी कर लें फ्रेंड्स इसको, आपके लाइक दिस विल ऐड टू योर नोट्स। ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग से कोल टू लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, the process of converting coals to liquid hydrocarbons, for example liquid fuel हुआ या पेट्रोकेमिकल हुआ, करेक्ट, इनको हम कहते हैं कोल लिक्विफैक्शन। तो दो प्रोसेसेस हैं, एक है कोल गैसिफिकेशन, एक है कोल लिक्विफैक्शन। इन पे भारत सरकार का अहम जोर रहेगा। करेक्ट? नाउ बिफोर आई गो फॉरवर्ड, एक चीज आपको समझना जरूरी है कि ये जो कोल लिक्विफैक्शन में हम कोल से लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स बना रहे हैं, दिस प्रोसेस, ओके, हियर द फाइनल प्रोडक्ट दैट कम्स आउट इज क्वाइट सिमिलर टू क्रूड ऑयल। समझ रहे हो आप? तो क्रूड ऑयल हमें बेसिकली एंड में मिलता है। ठीक है, नाउ कोल लिक्विफैक्शन के दो पर्टिकुलर प्रोसेसेस हैं, एक है थ्रू कार्बनाइजेशन एंड दूसरा है थ्रू हाइड्रोजनेशन। ठीक है, लेट्स ट्राई एंड ब्रेक इट डाउन अगेन। चलिए, सिंपल कॉन्सेप्ट्स को सिंपल तरीके से समझेंगे सो एज टू नॉट कंफ्यूज आवरसेल्व्स। कोल लिक्विफैक्शन को अब हम समझते हैं, जो दो प्रोसेसेस हैं वो कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। ओके, सो द फर्स्ट प्रोसेस दैट आई टोल्ड यू इज टू डू विथ, स्ट्रेट अवे आप समझेंगे। ओके, स्टार्टिंग अगेन। So the first process that is to do with is carbonization. Okay, and the second process that is to do with is hydrogenation. ठीक है, आप कोल को लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये दो प्रोसेसेस से हम कर सकते हैं, कार्बोनाइजेशन और लिक्विफैक्शन। कार्बोनाइजेशन में क्या है, यू आर हीटिंग अप कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ओके, in the absence of air you go ahead and heat up your coal। तो ये हो गया कार्बनाइजेशन, करेक्ट। और हाइड्रोजनेशन में क्या है कि आप कोल को
हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हो हाई प्रेशर में, अंडर हाई प्रेशर कंडीशंस। ठीक है, समझ लीजिए, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू शुड हैव अ फेयर ग्रास्प ओवर। ओके, सो नाउ इनडायरेक्ट लिक्विफैक्शन जब हम करते हैं थ्रू गैसिफिकेशन ऑफ कोल, हमें मिलता है लिक्विड हाइड्रोकार्बन, करेक्ट। और जस्ट ड्यूरिंग कोल गैसिफिकेशन, फ्रेंड्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये देखिएगा भी, कोल गैसिफिकेशन के दौरान हमें मिलता है समथिंग दैट इज नोन एज सिन गैस या सिंथेसिस गैस। ठीक है, ये सिंथेसिस गैस किन दो गैसेस का मिक्सचर होता है? सो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, so please know this because this is important for you to know from, say, if you are appearing for any competitive examinations, कि सिन गैस आखिरकार किन दो गैसेस का मिक्सचर है। तो you're looking at हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, करेक्ट। तो इवेंचुअल पॉइंट क्या है आप समझिए, कोल का गैसिफिकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दिस अलाउज फॉर द कंप्लीट यूज ऑफ कोल, एंड टू एंड आप यूज कर पा रहे हो कोल के प्रोडक्ट को। दिस इज द फोकस of the government of India now. Now let's look at this slide and it will make a lot more sense to us. Correct? So let's look at it. Coal liquefaction through carbonization या hydrogenation, and like you understand now कि ये सारा प्रोसेस में क्योंकि हम एंड टू एंड ऑफ कोल हम यूज कर पा रहे हैं, विच मीन्स कि हमारे जो इंपोर्ट्स ऑफ नेचुरल गैस हैं, जैसे मैंने आपको बताया हमारा जो लिक्विड हाइड्रोकार्बन बन रहा है वो क्रूड ऑयल के काफी करीब है। तो अपना नेचुरल गैस, ऑयल, अमोनिया इंपोर्ट्स, ये सारे आप कम कर पाएंगे। Once again, you see how coal gasification and liquefaction will help me transition away from a fossil fuel based industry. Plus, at the same time, carbon intensity की जब हम बात करते हैं, carbon efficiency की जब हम बात करते हैं, coal gasification and liquefaction helps me utilize the carbon most closest to 100%. Obviously, 100% ideal system तो होता नहीं है, पर almost tending to the fullest use हम कर सकते हैं. This is another focus area of the government of India that was announced in the interim budget 2024. Now let's look at the third concept, friends. Okay, and the third concept is to do with compressed biogas. अब बायोगैस बनता कैसे है? फर्स्टली, जब भी कोई ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होना चालू करता है, इट कुड बी एनिमल मैटर, इट कुड बी प्लांट मैटर, जो प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन है एनएरोबिक तरीके से जो डिकम्पोज हो रहा है, करेक्ट, उसी को हम हार्नेस करके कंप्रेस्ड बायोगैस बना सकते हैं। और इसका एक और फायदा आप समझिए कि कंप्रेस्ड बायोगैस का जो कैलोरिफिक वैल्यू है, ओके, विच अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेक अ नोट ऑफ दिस, कि द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ कंप्रेस्ड गैस, ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस, इट इज वेरी वेरी क्लोज टू दैट ऑफ योर सीएनजी या पीएनजी। ठीक है, इट इज वेरी क्लोज टू सीएनजी। सो व्हाट इज बीइंग अंडरस्टूड हियर कि आपको नेचुरल सोर्सेज से एक पर्टिकुलर गैस मिल रहा है जिसको आप प्रोसेस करके कंप्रेस्ड बायोगैस बना रहे हो, जिसका यूटिलाइजेशन मेरे सीएनजी वाले फील्ड्स में हो सकता है, विच इज व्हाई दिस हैज आल्सो गेन्ड रेलेवेंस। एक तरीके से आप नेचर को ही यूज कर रहे हो टू प्रोड्यूस एनर्जी। Natural process such as decomposition is being used to harness and be used for energy purposes. This is the entire concept of compressed biogas. Okay friends, तो जो दिखा हुआ है कि blending of compressed biogas not just for transportation but also for domestic purposes. क्यों? क्योंकि कैलोरिफिक वैल्यू इसका बहुत सिमिलर है, इसलिए आप सीएनजी में भी यूज कर सकते हैं, पीएनजी मतलब आप खाना बनाने में भी यूज कर सकते हैं। This is outcome number 3 from the compressed biogas announcement by the finance minister in interim budget 2024. Right? अब इसके बेनिफिट्स देख डालते हैं फिर जल्दी से, तो आप स्ट्रेट अवे समझेंगे कि आपका इंपोर्ट रिडक्शन हो जाएगा, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल घटेंगे अगर हम अपने कॉम्प्रेस्ड बायोगैस को ब्लेंड कर सकते हैं एंड यूज इट फॉर ट्रांसपोर्टेशन और फॉर से कुकिंग पर्पसेस, पाइपलाइन पर्पसेस। आपका इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगा, इंपोर्ट बिल कम होगा। एट द सेम टाइम यू आर गोइंग टू मेक पॉजिटिव इनरोड्स, अच्छे स्टेप्स लेंगे आप टू बिकम कार्बन न्यूट्रल, कार्बन जीरो बाय 2070।
एट द सेम टाइम आपको पता होगा कि 45% ऑफ GHG emissions have to be reached by 2030, which means आपके systems greener होने चाहिए अब. This step, I'm sure आप agree करेंगे, is a green step which will help India fulfill its international commitments. Correct? Look at this now. Providing a buffer against energy security, absolutely friends. Correct? ये हमारा एक ऑप्शन बन सकता है आज के टाइम पे जब जियोपॉलिटिकल रियलिटीज इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं. आपके जितने सारे जिन्हें हम कहते हैं चोक पॉइंट्स अक्रॉस आर ओशंस, कहीं पे क्लाइमेट चेंज का इशू है, कहीं पे रिबेल्स का इशू है, कहीं पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस का इशू है. अ कंट्री वांट्स टू बी सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ डिपेंडेंट, and thus compressed biogas allows India the way for Atmanirbharta in the energy field. Correct? Contribution towards Swachh Bharat mission. क्यों? क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट जो डीकम्पोजिशन है उसको आप चैनलाइज कर रहे हो. इससे आपके कार्बन एमिशंस कम होंगे एंड ऑब्वियसली आप रेवेन्यू प्रोवाइड करोगे टू अ लार्ज सेगमेंट ऑफ अ पॉपुलेशन दैट विल आल्सो गेन एम्प्लॉयमेंट. नौकरियां भी मिलेंगी बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री नाउ गेटिंग रेलेवेंस एंड प्रोमिनेंस आफ्टर द फाइनेंस मिनिस्टर्स अनाउंसमेंट. Right? So this was outcome number 3. Let's look at outcome number 4 then. Rooftop solarization. बहुत न्यूज में बना रहा ये. MyGov के वेबसाइट पे ये provided है. Let's have a look at it. What does it say? 1 crore households to get up to 300 units of electricity every month. And this electricity is generated through renewable source, solar energy. पैसे obviously आएंगे, पर other benefits क्या होंगे friends? Let's look at them. सबसे पहला, हेल्प पीपल चार्ज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. अब मैंने यहां लिखा है कॉम्प्लीमेंटरी पॉलिसी. क्यों? क्योंकि हम देखेंगे भारत सरकार फेम स्कीम के अंतर्गत आप देख रहे होंगे कि ईवी इंडस्ट्री को बहुत इंसेंटिवाइज, बहुत प्रमोट कर रहा है, पर चार्जिंग पॉइंट्स को लेके अभी भी एक पेन पॉइंट बना हुआ है. 10 ये जो रूफटॉप सोलराइजेशन का जो प्रोजेक्ट है, इसका एंड गोल क्या है कि ये सारे गाड़ियां जो ईवी गाड़ियां अब आने वाली हैं मार्केट में, जो रोड पे आने वाली हैं, उनका चार्जिंग पॉइंट, उनका एनर्जी ग्रिड रिन्यूएबल से फुलफिल हो. देख रहे हैं कैसे कॉम्प्लीमेंट्री पॉलिसी डिजाइन किया जाता है. करेक्ट. नंबर 2 बेनिफिट, प्रोवाइडिंग एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज. ऑब्वियसली 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को अगर मिलना है, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी, तो पहले तो आपको वो सारे लोग चाहिए जो इंस्टॉल करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे. करेक्ट. रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. एट द सेम टाइम आप देख रहे हो कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम ज्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी घटेगी. वंस अगेन, जैसे मैंने कहा था 2023 अगर था ग्रीन बजट, तो 2070 का जो गोल है हमारा नेट जीरो एमिशंस वाला, उसके लिए 2024 का ये इंटरिम बजट बहुत ही महत्वपूर्ण है. करेक्ट. नंबर 3, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर बर्डन हमारा घटेगा. अब देखते हैं 5वां, इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम. पहले हमने देखा कैसे हम रूफटॉप सोलराइजेशन कर रहे हैं, और कॉम्प्लीमेंटरी पॉलिसी इसका कि the government of India is now incentivizing, as it has been doing, the electric vehicle ecosystem. And more specifically, it is looking to incentivize manufacturing and charging. Pain points जहां पे हैं. चार्जिंग आप समझ रहे होंगे कि अभी आपके पास पेट्रोल पंप्स की उपलब्धि और अवेलेबिलिटी काफी कॉमन है, पर चार्जिंग पॉइंट्स may be a problem once you move out of the city. And thus to fulfill that demand and supply gap, this particular say project will be of extreme significance. करेक्ट. फोकस ऑन एनहांसिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट. और अब देखें इलेक्ट्रिक बसेस को लेके एक अनाउंसमेंट है. इलेक्ट्रिक बसेस अब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रिन्यूएबल एनर्जी का एक समागम है. इट्स अ कन्वर्जेंस ऑफ 2 सस्टेनेबल थॉट्स. और इसलिए एक पेमेंट डिलीवरी मैकेनिज्म भारत सरकार द्वारा प्रपोज किया गया है, सो एज टू इंसेंटिवाइज दिस सेक्टर ऑल्सो. दिस वॉज ऑल्सो अनाउंस्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन हर बजट स्पीच. ठीक है. फॉर ई बस ऑपरेटर्स एक पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया जाएगा जहां से कि इंटरेस्ट फ्री पैसे मिलेंगे, सो एज टू मोटिवेट, क्रिएट द इकोसिस्टम फॉर एफिशिएंट ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. करेक्ट. दिस वाज आउटकम नंबर 5. आउटकम नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं. बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री के ऊपर भी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट था. अब बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? सो यू आर यूजिंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, बायोलॉजिकल मीन्स फॉर रिसर्च. थिंक जीनोम्स, थिंक जेनेटिक्स, थिंक ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. उनके साथ जब आप खेलते हो, बायोटेक्नोलॉजी में जब आप इन्वॉल्व करते हो, दैट इज अ मेजर पार्ट ऑफ बायो मैन्युफैक्चरिंग. ओके. यूज ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट. और बायो फाउंड्री क्या है?
जहां पे आप बायो मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेशन को साथ में जोड़ देते हो. इट्स अ मैरिज ऑफ टू पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, अब इससे हम क्या करना चाह रहे हैं? सो यू आर लुकिंग एट प्रोड्यूसिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, बायोप्लास्टिक, बायोफार्मा. काफी दफा स्टूडेंट्स, आप लोग भी देखते होंगे कि प्लास्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं, एक प्राइमरी क्रिटिसिज्म है कि देयर इज अ लैक ऑफ अल्टरनेटिव्स, विच इज नॉट विदाउट रीजन. पर भारत सरकार की इस पहल के अंतर्गत आप देखोगे कि बहुत सारे अल्टरनेटिव्स के ऊपर अब काम, रिसर्च और इनोवेशन चालू हो जाएगा. बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा? अल्टरनेटिव्स कभी ना कभी अच्छे अल्टरनेटिव्स स्केलेबल वाले उभर के आएंगे. एंड दस जब हम कंजम्पटिव पैटर्न को चेंज करने के, एक बिहेवियरल चेंज की जब हम बात करते हैं कि हम प्लास्टिक की जगह जूट बैग लेना चालू करें, तो वो डिपेंड करता है नॉट जस्ट मेरी इच्छा पे, पर जूट बैग की अवेलेबिलिटी पे भी. सिमिलरली सच अल्टरनेटिव्स when produced and scaled will drive the human tendency, the human behavior to go away from plastics. कितना long drawn out policy है which is fulfilling a vacuum that was emerging in the system. Correct friends? So biomanufacturing or biofoundry was the 6th major announcement made by the finance minister in interim budget 2024. And finally to the 7th and probably the most important announcement of this interim budget is the announcement around blue economy. Blue economy बहुत ही relevant, जागृत concept है for all students who are appearing for any examinations. Why? Because blue economy हम आज तक समझते आए हैं is to do with say integration of resource management and fulfilling a country's needs from the oceans. ये एक limited definition है. भारत यहां तक नहीं सोच रहा है, भारत थोड़ा आगे सोच रहा है. India is thinking in terms of blue economy being the driver for India's geopolitical ambitions in and around the Indian Ocean region. And thus, भारत का एक पहल है कि हम ओशंस के ऊपर अपना वर्चस्व जमाने के लिए सबसे पहले ओशंस को सस्टेनेबली यूज करना सीखें. साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ अगर हम देखेंगे, एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का भी रोल प्ले करें और साथ ही साथ एक अपना जियोपॉलिटिकल रेंज एम्बिशंस भी बढ़ाएं. ठीक है, एक कंट्री का हार्ड पावर विदाउट सॉफ्ट पावर काम नहीं करता, सिर्फ मिलिट्री काम नहीं करता, इकोनॉमिक माइट भी जरूरी होता है. और ये आप देख रहे हैं, इट इज द कन्वर्जेंस ऑफ इंडियाज एम्बिशंस नॉट जस्ट इकोनॉमिकली बट ऑल्सो मिलिटरीली. राइट, सो लेट्स लुक एट द फोकस एरियाज अराउंड आवर ब्लू इकोनॉमी. जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं कोस्टल एरिया के बारे में, मरीन फिशरीज, एक्वा कल्चर, फिश कल्चर. ठीक है, मैरी कल्चर जो कहते हैं मरीन इकोलॉजी से सस्टेनेबली हम कितना बेनिफिट्स अराइज और ले सकते हैं, कोस्टल मैनेजमेंट. एंड फाइनली मोर इंपॉर्टेंटली आपके ऊपर मैं ध्यान लगाना चाहता हूं इस एरिया का, द स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस एंड सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल एंगेजमेंट. दैट दिस ब्लू इकोनॉमी 2.0 जो इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया इज द रिजल्ट ऑफ इंडियाज ग्रोइंग प्रेजेंस एंड अनडिनाइबल प्रेजेंस in the Indian Ocean region. So my friends, these were the 7 major outcomes that are environment, forest and climate change related that were announced in this year's interim budget by Finance Minister Nirmala Sitharaman ji. Meanwhile, as we always do, मैं एक सवाल के बगैर आपको छोड़ूंगा नहीं आज. तो please do consider leaving this answer for me in the comment box. The question being, which of the following constitutes synthesis gas or syngas in biogas processing? Okay, methane ammonia, methane carbon monoxide, hydrogen carbon monoxide या hydrogen methane. Please do let me know your answers in the comment box. And before you go, for those of you who are preparing for the RBI examination, this book, ये जो particular किताब है, and I'm not exaggerating here, it is flying off the shelves. ये एक ऐसा किताब है जो RBI के उन सारे इच्छुक अभ्यर्थियों को जो अपीयर करने वाले हैं उनके लिए एक मस्ट रीड बन गया है, especially because of the diverse levels of questions that has been introduced here. And thus for any of you who are preparing, जो कि RBI ग्रेड बी के लिए इच्छुक हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा आपसे सुझाव रहेगा, प्लीज गो हेड एंड एक्सेस दिस बुक ASAP फ्रॉम द स्टडी IQ वेबसाइट. वहां पे फॉर एन एडिशनल डिस्काउंट प्लीज यूज द कोड BALIVE and use this code for any book, any course on Study IQ. अगर आप मेरे बैच में अलॉट होना चाहते हैं, the way we approach concepts, the way we try to learn is the way we go ahead and do it for each and every concept, each and every topic for the classes for various examinations. So I hope to see many of you in my classes. Meanwhile, जाने से पहले
अगर ये पूरा लेक्चर समझ में आया, आप समझ पाए कि द 7 मेजर आउटकम्स क्या क्या है, प्लीज डू कंसिडर लीविंग अस अ लाइक. I'd greatly appreciate that. And if you want to access the entire PDF of this lecture, you can do so on my Telegram channel. Once again, scan this या फिर सर्च करिए भुवन स्टडी IQ के नाम से, वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, जहां पे मैं इसका PDF आपके लिए छोड़ दूंगा. और कोई भी पर्टिकुलर मैसेज हो, कोई सजेशन, सुझाव, ग्रीवेंस, आई एम ऑल ईयर्स. Please do consider connecting with me on my Instagram channel. That also goes by the name of Bhuvan Study IQ. Right, my friends? Till I see you in yet another video very soon on Study IQ. This is Bhuvan signing off. Thanks for watching. Have a wonderful day. Bye. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.